बच्चों के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, बिल्कुल हाथ पैर जी सूख जी गए जी। उनके, लोग मर रहे हैं। अब ये फोटोग्राफ्स ने वेस्ट को अब ट्रबल करना शुरू किया, और फ्रांस ने बड़ा निर्णय लिया कि अब पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे यूएनओ में जाके, सितंबर महीने में। अब ये अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू तो एक तरह से अब जेनोसाइड पे उतर आए हैं कि ज्यूज को हिटलर ने गैस चैम्बर में भर के मारा, ये लोगों को स्टार्व करके मार रहा है। दिस इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एट्रोसिटी जिसे आप कह सकते हो, इनह्यूमन है। लेकिन पूरा वेस्ट चुप है। लेकिन अब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं यूरोप वगैरह में, प्लेकार्ड लेके, कि जिस ढंग के स्टारवेशन की जो डेथ हो रही है, जो बच्चों की फोटोग्राफ आ रही है, विचलित करती है सर। समथिंग, आई मीन दिस मैन इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। he is not fit to be human being. He wants to kill everybody, sir. Netanyahu. गिरीश भाई। हिटलर ने आपको मार दिया, उसमें मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम्स का इसमें कौन सा कसूर है? व्हाई यू वांट? उसका सीधा सा हिसाब है कि ही वांट्स टू टेक द कंट्रोल ऑफ द पैलेस्टाइनियन, उसको ग्रेट इजराइल बनाना है। अब मिसफायर कहां पे हो गया कि सीरिया में रिजिम चेंज करके वहां जाके उसको गुड पर्सन बता के वो आतंकवादी को अपना दोस्त बना रहा है। उसको लगा कि ये इजराइल शायद हेल्प करेगा, लेकिन अब पोजीशन ऐसी आके आ गई कि शायद ये भी आपको डबल क्रॉस कर लेगा, ऐसा लगता है। यू आर नॉट गोइंग टू दैट ग्रेट इजराइल। तो आपको ऐसे लगा था कि ईरान की बॉर्डर पे जाके हम इजराइल को बिठा देंगे तो पूरा फिर मिडिल ईस्ट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग वेल, ऐसा लग रहा है। सीरिया में फिर रेजिम चेंज की पोजीशन आके खड़ी हो गई है। तो डिस्टर्बेंस जो तुम सोच रहे थे, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया कि नाउ द होल वर्ल्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर गूगल और योर सैटेलाइट्स और योर इंटरनेट मैसेजेस। अब चाइना ने आपके बिल्कुल कंपैरिजन में उससे अच्छा एक ऑल्टरनेट खड़ा कर दिया, दैट इज बाइडू। ईरान ने पूरी वॉर आपकी वाइडू के जीपीएस पे लड़ी है और उसकी एक्यूरेसी आपने देख ली। तो अब जब ऑल्टरनेट आ गया है तो ऑब्वियस है कि पैलेस्टाइन से न्यूज निकलना शुरू होंगे। और तुमने पहले ही जैसे बता दिया कि अब मैं ये खाली करवा दूंगा और यहाँ पे रिवेरा बनेगा मेरे दामाद का, तो वो जो आपका जो कॉमर्शियल एंगल था दैट इज मिसफायरिंग वेरी बैडली। और आपने इजराइल को छूट दे के रखी थी कि इनको खाली करवाओ एट एनी कॉस्ट, तो वो मार रहा है लोगों को। लेकिन दिस इज नाउ टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू गेट टुगेदर एंड से कि भाई इनफ इज इनफ। एक छोटा सा कंट्री, उसने 150 साल से पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करके रखा हुआ है। जहां मर्जी पड़ता है अपना मोसाद भेज देता है, जहां मर्जी पड़ता है वहां कू करवा देता है। अभी आप कंबोडिया थाईलैंड का ही देखो, कोई मैटर ही नहीं झगड़ेगा, लेकिन ये लोग इंस्टिगेट कर देते हैं। अमेरिका में और अब पाकिस्तान और इंडिया में भी कौन सा डिस्प्यूट था, किसने आके अटैक करा? अगर आप बिटवीन द न्यूज पढ़े तो वो मोसाद के जो 12 आदमी जम्मू कश्मीर में आए थे, घूम हो के चले गए, उसमें से एक मिला, 11 कहां गए पता नहीं है। व्हाट वर दे डूइंग इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द पहलगाम? तो ये मिस्चीवियस जो अभी जो कंट्रीज हैं, दे शुड बी नाउ ब्रॉट टू बुक्स एंड कट टू साइज, तब जाके दुनिया में शांति होगी। दैट इज द ओनली मैसेज दैट द वर्ल्ड शुड नाउ गिव। जी। रेयर अर्थ के ना आने से ईवी प्रोडक्शन डाउन हो गई है, और जुलाई के महीने में बजाज और ओला इलेक्ट्रिक के जो टू व्हीलर्स हैं, 30% प्रोडक्शन डाउन हो गई है। और उनका कहना है कि हमारे पास जो स्टॉक था खत्म हो गया है, और अगस्त के महीने में शायद पूरा ही बंद कर देंगे। और जो ईवी कार बनाने वाली है वो भी कह रहे हैं कि अब हमारे पास स्टॉक नहीं बचा है, जो पड़ा था खत्म हो गया, और चाइना से स्टॉक आ नहीं रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लगता है रिक्वेस्ट ही नहीं कर रही चाइना से उनको रेयर अर्थ, वो तो हाथ पीछे कर ली है। और इस मामले में कुछ जो इलेक्ट्रिक मेकर्स हैं, ये टू व्हीलर्स, उनका कहना है कि गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स टू गेट द रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना, और वो साइलेंट होके बैठे हैं। ये कंडीशन हो गई सर। तो 30% तो डाउन हो गया इसी महीने में, जुलाई में। अगस्त में तो प्रोडक्शन डाउन रुक जाएगा पूरा का पूरा सर। गिरीश भाई। सर अमेरिका इस एरिया में आने का वजह है कि चाइना ने ऑलमोस्ट अपना 60% सब्सिडरी प्रोडक्शंस वियतनाम में शुरू कर दिए और कंबोडिया में शुरू कर दिए। तो अब ये होगा कि वहां पे तो सैंक्शन लगेगा नहीं। अभी उनको वियतनाम को भी इंक्लूड करना पड़ा कि उनको लगा कि ये रेयर मटेरियल वगैरह सारा वियतनाम से तो रीरूट हो रहा है। तो हम लोग किस तरफ से जाके मुकेश अंबानी का रशिया में जाना, फिर नायरा के लिए उनके कंसेशंस लेना। अब वहां पे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आप चाइना से ले सकते हो माल, क्योंकि रशिया का पूरा माल तो पाइपलाइन से चाइना में आ रहा है। चाइना पे सैंक्शन लगाने की यूएस की हिम्मत अभी है नहीं। तो डेफिनेटली बिजनेसमैन है वो तो अपना रास्ता निकाल लेंगे। जैसे ये माफियाज हैं, ड्रग माफियाज, उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनका एक पैरेलल जो रास्ता है वो चलता ही रहता है, फॉरगेट विच गवर्नमेंट कम्स देयर। तो इनका भी जो ये बिजनेसमैन का एक सेकेंडरी लाइन होता है,
और आप ही ने बताया था कि वो जो घोस्ट शिप्स घूम रही हैं ईरान की और इनकी, वो 350 शिप्स ने तो पूरा दरिया में पेट्रोल पंप खोल के रखा है, जिसको चाहिए ले जाएगा। तो व्हाट, हाउ लॉन्ग विल यू कंट्रोल? और जब आपका वो दुनिया का हवालदार बनने का तमका ही आपसे ले लिया गया है, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू ना। तो जिसको जो मर्जी पड़ेगा अपना धंधा करते रहेंगे, और एवरीबडी इज नाउ इंडिपेंडेंट कंट्रोल, और सबको अपना अपना डिसीजन लेने का पावर आ रहा है। द रियल डेमोक्रेसी विल नाउ प्रिवेल ऑन द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है जी। ट्रेड डील तो हो नहीं रही भारत की, और जापान से तो कर ली, वो भी लॉपसाइडेड डील है। इंडोनेशिया से भी लॉपसाइडेड है। तो इंडिया तो अब करने वाला है नहीं। तो इसका मतलब कि 1 अगस्त से ये सबके ऊपर जो टैरिफ अनाउंस किए थे पहले, वो लागू हो जाएंगे। इंडिया के ऊपर 26% आ जाएंगे, और 2 मेजर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल और जेम्स एंड ज्वेलरी, दोनों बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। और इसके अलावा मेटल्स पे तो ऑलरेडी 50% हो चुका है। साथ में आपका जो अ, दवाइयों के ऊपर तो अब 200% की बात कर रहा है वो एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि प्यूनिटिव जो सारे के सारे जो टैरिफ हैं, वो 1 अगस्त को लागू हो जाएंगे, क्योंकि भारत शायद बात नहीं मान रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? जब हम लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो दी है। जब 85% एपीआई चाइना से आ रहा था 2 साल पहले, उसका ट्रेड मिनिस्टर बोलता है कि शायद 1 साल के बाद हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर लेंगे। आपने 6,700 करोड़ लगाया फॉर R&D एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर और स्टार्टअप, वो पैसा कहाँ गया? और जिन लोगों ने लिया उसने कौन सा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी बढ़ी? आज भी आप 30% ही ग्रो कर पाए हो, जहां पे आपका टारगेट था बाय 2025 कि आप लोग 100% इंडिपेंडेंट हो जाओगे एपीआई में। तो हु इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन? इसका मतलब यह हो कि आपके स्टार्टअप्स वगैरह जो थे वो आपके ही बंदों को पैसा खिलवाने के चक्कर में थे। देयर इज नो आंसरेबिलिटी ऑन दैट। आपके 6,700 करोड़ गए कहां? वो जो आपने फार्मास्यूटिकल को बूस्ट करने के लिए दिए थे वो है नहीं। तो हमारे पास एपीआई पे सेल्फ सफिशिएंट होने की कैपेसिटी तो है, लेकिन हमने उस लाइन में भी काम नहीं किया। अब उनको समझ में आ रहा है कि फिर चाइना से ही हमारा एपीआई आएगा, तो अमेरिका फिर उस पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है जी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक बड़ा अच्छा स्वामीनाथन अय्यर का आर्टिकल आता है, जिसमें वो टीम लीज का एक सर्वे आता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो सकता, आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगा सकते, कि रेड टेप कितना भारी है। वो कहता है अगर इंडिया में अगर आप 1 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाना चाहोगे, कहीं भी लगाओगे, तो आपको कितने लाइसेंस चाहिए, यानी कि कितनी क्लियरेंसेस चाहिए? यस, 2,735। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एब्सोल्युटली राइट, यस। आपको 2,735 क्लियरेंसेस चाहिए, इवन चाहे 1,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो या 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो। 2,735 अगर आपको क्लियरेंसेस चाहिए, तो सब आदमी धंधा क्यों करेगा? आप बताओ ना मेरे को। ये ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। और कौन सी मिनिस्ट्री, सबके नाम लिख दिए इसके अंदर। हर मिनिस्ट्री चाहती है कि मेरा मेरा कट दे दो और मैं क्लियरेंस दे दूंगा। उसमें ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री है। अब ये ग्रीन एनर्जी है सारी की सारी, टोटल जो सोलर है ग्रीन एनर्जी है। और सबसे यस बड़ा जो इसका क्लियरेंस मैक्सिमम सर्टिफिकेट कहां से आ रहे हैं? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से सर। आप सोचो कि बेवकूफी की हाइट। ये तो ऐसी हो गया ना कि आप ईवी व्हीकल चलाते हो और फिर आप कहोगे इसको पीयूसी नहीं करवाया आपने। दिस इज समथिंग। 2,735 अगर आपको लाइसेंस चाहिए, क्लियरेंसेस चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए, तो इंडिया कहां से तरक्की करेगा सर? कहता है नहीं कर सकता, आप जो मर्जी कर लो उसके बाद। और उसके बाद हर महीने हर हफ्ते उनके स्टेटमेंट देते रहो, मंथली स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट, हाफ ईयरली स्टेटमेंट। सारी जिंदगी आप 50 आदमी बिठा के रखोगे जो सिर्फ स्टेटमेंट भेजते रहेंगे, जो किसी काम के नहीं सर। ये इंडिया सर। गिरीश भाई। सर, ऐसा नहीं हमारे पास अरेंजमेंट्स नहीं है। आप उस डिपार्टमेंट में रहे हो जो फ्री ट्रेड जोन बनते थे, उसमें डेवलपमेंट कमिश्नर यूज्ड टू होल्ड ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल। वो हमको एक एफएम से हमको जो रजिस्ट्रेशन कॉमन दे देते थे, हमको आईईसी कोड नंबर मिल गया तो हम लोग इमीडिएट प्रोडक्शन चालू कर सकते थे। और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ वर्किंग यूज्ड टू लाई विद द डेवलपमेंट कमिश्नर। हमको अगर कुछ दिक्कत है तो हम उनको जाके बोल देते थे और दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि उसको फॉरेन टेरिटरी ट्रीट किया जाता था। तो आप अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना के वही सिस्टम से चलोगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सब फैसिलिटीज बोलोगे सब अपना अपना डिपार्टमेंट देख लो,
इंडिपेंडेंस के बहुत सालों तक एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर चलते थे, वहां पे हम लोग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेके काम चालू कर सकते थे। उसके बाद डीआईसी के ऑफिसर आके हमको गाइड करते थे कि आपको ये सर्टिफिकेट्स वगैरह लेना है। दैट सिस्टम हैज बीन डेलिबरेटली सेंट टू डॉग्स, क्योंकि हर ऑफिसर को ऐसा है कि भाई मैं अपना अपना डोमिनेंस दिखा के मैं पैसा बनाऊंगा। अभी आप फैक्ट्री डालोगे तो पहले लेबर ऑफिसर आ जाएगा, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वाला आएगा, फिर वेलफेयर फंड वाला आएगा, फिर फैक्ट्री इंस्पेक्टर आएगा, एंड में फिर एनवायरमेंट वाले आ जाएंगे। मतलब आप सबको कैटर करते रहो तो वो बंदा आपका कब प्रोडक्शन करेगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल एक केस दिया था, हम लोग गुजरात इलेक्शन के वक्त जब घूम रहे थे तो पाटन के पास एक बहुत छोटा सा महसाणा में एक जगह है, वहां पे फादर एंड सन वे डूइंग होलसेल ऑफ एल्यूमिनियम वेसल्स, और उसके वहां से कम 28 गांव के लोग आके ले जाते थे। लेकिन उनका एक बहुत सालों से कस्टम चलता है कि वो ले जाएंगे, फिर नहीं चाहिए दूसरे दिन वो चेंज करके आते हैं। तो बोलता है हमारा रिलेशन होता है फैमिली जैसा, वो ले जाता है, वो रिटर्न कर देता है, हम लोग फाइनली एक बिल बनाते हैं। बोले एक दिन जीएसटी का ऑफिसर आ जाता है कि आपने इतना माल बेचा, आपने बिल नहीं फाड़ा है, तो आपको 5,000 रुपया पेनल्टी। वो बोलता है लिटरली ये मेरा माल बिक जाएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, मेरे को ये अटक नहीं चाहिए। हम दोनों बाप बेटे इतने सालों से धंधा कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको हमारे धंधे की मास्टरी हमको पता है। लेकिन ऐसा अगर गवर्नमेंट परेशान करेगी तो हमको धंधा नहीं करना है। दिस इज दैट इट। तो ऑब्वियस है आपके पास एफडीआई की आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। ब्रिटेन, एक आखिरी सवाल। ब्रिटेन में भारत के एम्बेसडर दोराईस्वामी, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया वहां पर, और एक ऐसी बात कह दी जिससे शायद यूरोप को और अमेरिका को बहुत चिढ़ होगी। बोलते हैं दुनिया की 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हम लोग हैं, 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और आप अपनी शर्तें हमसे मनवाना चाहते हैं, तो हम क्या अपनी इकोनॉमी पे ताला मार दे क्या? ये वर्ड यूज किया है। तो हम क्या करें? हम क्या अपनी टोल्ड द इकोनॉमी में फैक्ट। ताला मार के बैठ जाए क्या? आपकी बात मान लें और लॉक कर दें क्या अपनी इकोनॉमी को? व्हाट यू वांट अस टू डू? दिस वाज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई थिंक। और मुझे लगता है कि इंडिया को अगर ऐसे जवाब 2-4 और दे दिए ना, तो कम से कम इनको अकल आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। अब चाइना तो दबता नहीं ना इनसे, तो जो मर्जी कर लो। तो इंडिया को दबाने की कोशिश करते हैं लोग। तो अगर आप खड़े हो जाओगे, तो ये भाग जाएंगे भाई, पक्की बात है। ये डरपोक आदमी सारे के सारे, और 140 करोड़ की बिजनेस को कौन गंवाना चाहेगा सर? कौन? गिरीश भाई, लास्ट क्वेश्चन। सर इनके सारे मिनिस्टरों को बुर्किना फासो भेज दो, 3 महीना उनको बताएगा वो इब्राहिम तोरे के कैसे खड़ा हुआ जाता है सारे दुश्मनों के बीच में। आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो, आप सबसे बड़े कंज्यूमर हो, 1,40,00,000 छोटे नहीं होते हैं। आपको डोमिनेट करना चाहिए वर्ल्ड को कि भाई मैं कंज्यूमर मार्केट हूं, यहाँ आइए। लेकिन आपकी गलत ब्यूरोक्रेसी, आपका गलत पॉलिटिकल एटीट्यूड, आपका गलत सिस्टम ऑफ वर्किंग, दैट हैज लिटरली कोलैप्स द होल सिस्टम। नहीं तो इसके पहले भी तो सिस्टम चलती थी, मिनिस्ट्रीज वर इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे गेट। यहाँ पे तो वन मैन शो करने के चक्कर में इन्होंने सारे देश का ताना बाना ही तोड़ दिया है। अब अनलेस द रेजिम चेंजेस एंड यू गेट अ वेरी एजुकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट मैन विथ इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज, तो वो जाके उसको रिवाइव कर पाएंगे। नहीं तो वी आर इनटू बैड शेप, और इसके आगे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है आपका। जी